आपके पूरे फैमिली में या फैमिली में कोई फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं था, बॉलीवुड से कोई नहीं था? ओह नहीं, कोई नहीं था। यू आर No. बेसिकली एन आउटसाइडर। अभी की बात करूँ तो नाउ यू आर अ इनसाइडर। आपके रूट्स बहुत अंदर तक है जहाँ तक मैं देख पाता हूँ। Combination of you becoming art and art becoming you is where the magic actually lies. शाहरुख सर की जो आपने बायोग्राफी लिखी थी उसके बारे में कुछ बताइए। पूरा पुट टुगेदर करने के लिए प्रोडक्शन था मेरा। ये मेरा सबसे एम्बिशियस प्रोडक्शन था मेरे हिसाब से, बिकॉज मुझे कुछ 7 या 8 साल लग गए थे ये किताब को टोटली बनाने में। मतलब बहुत मेहनत लगी है इसमें, क्योंकि एक जिंदगी को समेट के मुझे एक कॉफ़ी टेबल में, और इट्स अ बिग बुक, ब्लैंक पेपर से शुरू करना ये एक स्केयर है। लेकिन ये वाला सुपर पावर तो बहुत कम लोगों के हाथ में होता है कि आप जो कहें भाई वो हो रहा है, राइट? तो आई थिंक वो मेरा हाई है, and I think that's something that every writer enjoys, and that's why I think writing is so fascinating. अभी की सिचुएशन में जो न्यू कमर्स है या फिर जो नए आए हैं, क्या वो अर्न कर पा रहे हैं एज अ राइटर? The unseen is dangerous but exciting for sure. So an artist constantly needs to do something that he's scared of, something that he doesn't know, because it's like that boom, like reset हो जाता है, and it gives you that whole world to discover, to get into, and I think that adds a lot to an artist. I as a writer, as a creative person, I think it's always important to do that. Always. हम कभी कभी बहुत सारे स्ट्रगल को एक लाइन में बहुत लाइटली बोल देते हैं कि बहुत स्ट्रगल किया है उसने, बस खत्म। दिस आई फाइंड very very sad because we tend to celebrate super success and we tend to just give one line to struggle, but मानना पड़ेगा बहुत स्ट्रगल करके बंदा ऊपर पहुंचा है। आपकी जो स्माइल है ना मिस कर रही, मैं बोलूँ मैं पागल थोड़ी हूँ कि नीचे पे नहीं कर सकता टाइप करने के टाइम भी। हेलो एंड वेलकम बैक टू भारतीय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो काफ़ी स्पार्कलिंग पर्सनालिटी है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब देने वाले एज अ पर्सन वो है। और अगर उनकी जो कलाकारिता है, जो आर्टिस्ट्री है, अगर उसकी मैं बात करूं तो वो काफ़ी अच्छे स्क्रीन राइटर है। उन्होंने काफ़ी सारी और चीज़ें भी की है, जिसमें से अगर मैं कुछ चीज़ें अगर बताऊं तो ओम शांति ओम है, क्या कूल है हम, बिल्लू जैसी काफ़ी सारी मूवीज़ में उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है। ही इज़ अ राइटर बेसिकली एंड ऑथर, और उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी एक बुक भी लॉन्च की है, सीक्रेट विथिन्स, विच इज़ अ नॉवेल। यू शुड रीड इट इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। एंड उन्होंने शाहरुख खान साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी उन्होंने लिखी है, और उसके अलावा काफ़ी सारे काम किए हुए हैं जो कुछ जाने गए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो वो बताना ज़्यादा हाईलाइट करना इतना अच्छा उनको नहीं लगता, बिकॉज वो उस तरीके की पर्सनालिटी है। आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ हिम। वी हैव मुश्ताक शेख, who is a very profound artist, very profound person, and I really like him as an artist and as a person. Thank you so much for having me here. Thank you so much for coming, sir. Thank you. My pleasure. Absolutely my pleasure. मुश्ताक जी, जैसे मैंने कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी ऑडियंस को बताई कि आप मेनली आप एक ऑथर हो, एक राइटर हो, एक स्क्रीन राइटर हो, और उसके अलावा जैसे मुझे जहाँ तक पता है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि आपने डांस कोरियोग्राफी की हुई है, जर्नलिज़म भी किया हुआ है, और उसके अलावा काफ़ी सारे बॉलीवुड एक्टिविटीज़ में और उन सारी चीज़ों में भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो। यू आर काइंड ऑफ एन इनसाइडर ऑफ अ बॉलीवुड, इफ़ आई मे से। जब आप ये सब डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में बात किया जाता है तो हर एक बंदा बहुत सारी प्रोफेशंस हम ट्राई करते हैं, राइट? सो टेक्निकली जब मैं कॉलेज में था और कॉलेज से अभी तक की जो जर्नी है या स्कूल से अभी तक की जर्नी है, ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट प्रोफेशंस वन हैज़ ट्राइड, विच इज़
been choreography, it has been journalism. After journalism, I joined a TV channel. I was heading a TV channel. Then I ended up writing for movies. I've written for television. So these are different forms. But अगर आप एक तबका या एक सेक्शन अगर आप कहें कि मैं अपने आप को किस चीज़ से आइडेंटिफाई करता हूँ, तो आई थिंक दैट वुड बी राइटिंग. क्योंकि अगर हर एक चीज़ में अगर आप देखें तो एक कॉमन लिंक होगा या एक कॉमन फैक्टर होगा, और वो है राइटिंग. आई थिंक इट बॉइल्स डाउन फ्रॉम thinking of ideas. Storytelling is something that I've always liked and loved, and I think I decided that in school. जब मैंने ऐसे लिखा था, उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि चलो भाई, कहानी कहना और कहानी को पिरोना और लोगों को एक एंटरटेनिंग तरीके से एक पूरे माहौल बनाना, एक स्टोरी टेलर में हर टाइम था. तो मैंने उस टाइम ही डिसाइड कर लिया था कि स्टोरी टेलिंग इज़ गोइंग टू बी माई वर्ल्ड आई एम गोइंग टू चूज़. एंड हियर आई एम इन वेरियस फॉर्म्स, yes, but it's always been interesting. Whatever I've done, it has come instinctively. जब दिल किया, किसी ने कहा कि आप एक फैशन शो कोरियोग्राफ कर लो. जब भी कुछ जानकारी नहीं थी, कुछ पता नहीं था, लेकिन चलो बोला ट्राई कर लेते हैं. ट्राई कर लिया, ऊपर वाले की मेहरबानी थी, वो भी ठीक चल गई. सो करते 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 यहाँ तक आ गए. आपके साथ पॉडकास्ट में बैठे हैं. आपका जो राइटिंग का एक जो प्रोसेस है, उसका मतलब कैसे है, वो किस तरीके से है? हाउ इज़ योर प्रोसेस? सी आई नो, ये हर टाइम पूछा जाता है. ऑब्वियसली हर एक राइटर को ये पूछा जाता है. आई एम श्योर डिफरेंट राइटर्स की डिफरेंट प्रोसेस होती हैं, लेकिन मैंने नोट किया है कि बहुत सारे ऑब्वियसली writers are my friends also, and when we sit down and we talk, right, I realize एक बहुत पर्सनल चीज़ है. कोई राइटर्स को एकदम खामोशी पसंद है, और हम चले गए पहाड़ों में, चले गए कहीं और सन्नाटा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता. और मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीटली ऑपोजिट है. मुझे जितना क्वाइट मिलेगा, जितना साइलेंस मिलेगा, मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूँ. राइट, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे रौनक चाहिए, मुझे एक कैफ़े चाहिए, मुझे एक रेस्टोरेंट चाहिए, मुझे आवाज़ चाहिए, मुझे लोग चाहिए, चहल पहल चाहिए. तो उसमें मैं अपनी दुनिया में खो सकता हूँ. मैं अपना एक लैपटॉप ले लेता हूँ या अपनी एक किताब ले लेता हूँ, उसमें अपने नोट्स बनाता हूँ, लिखते रहता हूँ. लेकिन अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं काम नहीं कर सकता. तो मेरा प्रोसेस तो सर्टेनली ये क्लियर है कि मुझे आसपास रौनक चाहिए, कि जब भी दिल करे मैं अपनी दुनिया से स्विच ऑफ करके रियल दुनिया को सुन लूँ, फिर वापस अपने काम में चले जाऊँ. लेकिन मुझे आसपास आवाज़ चाहिए. ये मेरा प्रोसेस है. मैं ज़िंदगी के पहलू से चीज़ें लेता हूँ और अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में उनको पिरोता हूँ. ये मेरा बेसिक प्रोसेस रहा है. और दैट्स व्हाई आई थिंक I keep there is life. I like life coming into my work, right? I don't try to separate myself from reality. मुझे लगता है कि रियल लाइफ में ही काफ़ी जूस है और काफ़ी स्पाइस है कि आप उनको मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है कि कभी कभी आप एक रियल लाइफ की स्टोरी सुनते हो और बोलते हो कि फिक्शन राइटर भी अगर ये लिखता तो आप कहते कि ये पॉसिबल नहीं है, राइट? हाँ. तो लाइफ में एक बात है, वो एक अलग ही स्क्रीन राइटर है, वो ऊपर वाला बैठा है, उसकी स्क्रीन राइटिंग के सामने और क्या हो सकता है, मतलब उसने जो लिखे हैं, राइट? आप सरप्राइज हो जाते हो, हर एक मोड़ पे आपको एक सरप्राइज मिलता है. एंड आई थिंक लाइफ सरप्राइजेस एंड लाइफ गिव्स यू सच प्लॉट ट्विस्ट्स जो no best writers can ever think of. I mean, if you learn from life, it's the best thing. I think life is the greatest screenplay writer I have known, and I think I get inspired from that. Life inspires me. That's why जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, you yourself is a sitting story. I mean, if I just get into your life, there is a story there.
and you need to tap into people to know their stories, and we all have stories within ourselves, and we are walking talking stories. That's what I feel. Does this process change if the genre change? What you are writing for, what you are aiming for? Because see, जैसे आपकी जो book है, if we talk about your book, it is basically fictional. Yeah, it's a fiction. And if we talk about something like शाहरुख खान साहब या फिर उनकी जो किताब लिखी थी, या फिर क्या कूल है हम, Yeah. कॉमेडी मूवी. Correct. सो जॉनरा टू जॉनरा द प्रोसेस चेंजेस. और एब्सोल्युटली, ये देखिए फॉर्मेट क्या, ये जो तीन चीज़ें आपने कही हैं, ये तीनों फॉर्मेट की ही कहानी थी. अब फॉर्मेट का भी एकदम ही डिफरेंट है. एक किताब है, एक बुक है, और जो दूसरी है वो बायोग्राफी है. अब बायोग्राफी में वन हैज़ टू स्टिक टू दैट लाइफ, दैट जो मैं कैप्चर कर रहा हूँ. और बायोग्राफी की ब्यूटी ये है कि ये मैंने एक बायोग्राफी भी लिखी थी, तो किसकी बायोग्राफी लिखी है? शाहरुख खान की बायोग्राफी लिखी है, जो पूरी दुनिया ऑलरेडी जानती है, राइट? तो अगर आप उनकी बायोग्राफी लिखी है तो आपको ऐसे नगेट्स निकालने पड़ेंगे वो किताब में जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है. तो उसमें रिसर्च होता है, उसमें यू हैव टू गो इनटू समवन्स लाइफ. It's also your interest level in somebody else's life, right? Like I think when you're doing a podcast, one of the most important things is your ability to listen. If you don't have the ability to listen, chances are you'll never be able to ask questions which can kind of resonate with the person you're interviewing, right? The same goes with biography. The interest level of delving deep into the life of someone else, certainly that's a different format. So as a writer, I feel you need to have the bandwidth to understand कि अब मैं एक किताब लिख रहा हूँ तो मेरा फॉर्मेट इसमें ऐसा है. क्या कूल है हमें, इट्स अ कॉमेडी, एंड आई नीड टू गेट इनटू दैट frame of work and whatever, and deliver. I think that's the most challenging job of an artist. देखिए, आपको जो रंग में आपको ढाला जा रहा, आप उसमें ढल जाओ और उसको अपना लो. When you end up actually submitting yourself to that piece of art, that time you can become that, right? I cannot, if I don't submit, I won't become. Then the art and the artist are not being honest to each other. And if they are not, end product में नज़र आएगा कि यहाँ कुछ मिश्रण अच्छा नहीं हुआ है, ये कलर्स मिले नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन, वो पता चल जाता है. बिकॉज वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, वो जो एंड प्रोडक्ट होगा उसको लगेगा कि जैसे अगर मैंने आपको कहा कि मैं अभी फ्रेंच पोइट्री लिखूँ, मेरे को फ्रेंच आता नहीं, या तो मैं कैसे लिखूँगा वो, राइट? अगर आप मैं ट्रांसलेशन, गूगल का ट्रांसलेशन करके फ्रेंच पोइट्री लिखने को जाऊँ तो उसकी जो नुआंसेस हैं, उसके जो वो नहीं पकड़ पाऊँगा. एंड आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक आर्टिस्ट के लिए कि जो आप कर रहे हो, आपकी ऑनेस्टी लेवल उसमें झलकती है. अगर आपका, और वो जो हमारे फिल्म लाइन में, फिल्म बिजनेस में ये कहते हैं कि आपकी जो कन्विक्शन है वो क्लियरली नज़र आती है आपके काम में, राइट? बोला ये स्क्रिप्ट दमदार थी, ये पिक्चर में मज़ा आया. मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो रिएक्ट कर रहे हो वो ये रिएक्ट कर रहे हो कि उसने ऐसे समा बांधा था कि आप उसमें एकदम लॉस्ट हो गए. इसीलिए क्योंकि उसकी कन्विक्शन में वो बात थी. क्योंकि आपने पुष्पा देखी, उन्होंने वो एक कहानी आपको बेची है जो आप उसमें लॉस्ट हो गए, राइट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई फील दैट कॉम्बिनेशन ऑफ यू becoming art and art becoming you is where the magic actually lies. एक बुक के लिए लिखना, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, और एक मूवी या सिनेमा के लिए लिखना, उन दोनों में क्या वेरिएशन है? क्या है? मुझे लगता है एक किताब, जब आप एक नॉवल लिख रहे हो, वो एक सोलो एडवेंचर है. आप लिख रहे हो, आप कंसीव कर रहे हो, आप आइडिएट कर रहे हो, वो दुनिया आप टोटली खुद बनाते हो. और आई थिंक उसमें वो रिस्क होता है कि आप इन द सेंस, मैंने जब सोलो एडवेंचर कहा, उसके नेगेटिव्स और उसके पॉजिटिव्स ये होते हैं कि आपको लगता है कि आपकी जो दुनिया बन रही है वो सबको
सब सही है, राइट. दैट्स एग्जैक्टली वाई एक पब्लिशिंग हाउस होता है, फिर एक एडिटर होता है जो आपकी किताब पढ़ता है, वो कहते हैं कि भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम हो गया. बिकॉज जब हम अपनी खुद की चीज़ कर रहे हैं, यू कैन, एन आर्टिस्ट कैन टेंड टू बिकम अ लिटिल मोर नॉट अवेयर ऑफ वॉट इज हैपनिंग, ही कीप्स ऑन गेटिंग लॉस्ट. बट व्हेन इट कम्स डाउन टू movie I've always said is collective art. It is not a solo endeavor. Never ever can a movie be a one person thing. इसीलिए जब भी मैं कहता हूँ कि मैं लोगों को सुनता हूँ बात करते हुए कि हमने ये किया, हमने वो किया, जो वो मी फैक्टर जब आता है, मुझे लगता है आई थिंक दैट्स अ लिटिल अनफेयर इन मूवी मेकिंग. बिकॉज knowing the process के पेपर लेवल से फाइनली शूटिंग सेट एंड फाइनली एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन में जितनी चीज़ें होती हैं, आपको पता नहीं है कि किसका कौन सा एलिमेंट जाके एक फिल्म बनाती है, राइट. तो उसमें बहुत सारे लोग हैं एंड एट अ सेट कभी कभी 250 पीपल आर देयर. आई फील इवन अ पर्सन हु इज होल्डिंग अ light bulb at a distance is contributing to your movie, right? You know what I mean? So I feel the only difference between the two is आपको बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलते हुए एक फिल्म बनानी पड़ती है, और फिल्म is collective art, and I feel books are your solo adventure trips that you take. So that's why as a writer, that becomes even much closer to your heart because it's all you, right? And I've always felt movie is a lot of people, and that I've sometimes noticed that when you give a script to someone else, your baby goes to the director, then the director looks at it and the director decides that this is what I'm going to do. Then a DOP ends up seeing this is the lighting, this is the world I'm going to make it look like, right? So my baby will look different in everyone's, and finally there's another baby that comes when we finally see the edit, and you go like kabhi some people end up making look much better, some people take it to another level, some people mess it up. It's just is that, right? Okay, there's a statue and each one has ended up giving some flavor to it. Sometimes it's great, sometimes not so good, but I think that's the magic of cinema. ये चीज़ ना एक आई थिंक एक राइटर को ही पता चलती होगी, बिकॉज ही ऑलरेडी हैड इमेजिन द एंटायर थिंग. करेक्ट. उन्होंने एक वो पूरा जी लिया है. करेक्ट. कि इट शुड लुक लाइक दिस. तो वो जब आती है तब. लेकिन ये एक राइटर की एक एरोगेंस भी होती है कि हमने ये लिखा है, राइट, तो ये शूट करना चाहिए इनको, राइट. लेकिन मुझे लगता है कि जब आप एक फिल्म शूट करने जाते हो ना, तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम है. कभी कभी यही वाला सेट जब हम बात कर रहे हैं, ये वाला मैंने अगर लिख डाला, दो दोस्त लोग बैठ के एक कैफ़े में ऐसे बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा, इसने ये कहा, उसने वो क्या, इसने ये कहा, और फिर मैंने कॉफ़ी लेके उनके फेस पे मार दिया. ये सीन है. और लेकिन जब शूटिंग पे जाते हैं तो वो कैफ़े कैसा है, सेटिंग कैसा है, क्या वहाँ स्पेस है, नहीं है. अब ये वाली चीज़, अब कभी कभार क्या होता है, एक दूसरा कैफ़े मिलता है जब आपने सोचा भी नहीं था, आपकी इमेजिनेशन से बेटर होता है. कभी कभी 2 स्टेप्स नीचे होता है, कभी कभी एग्जैक्टली वही होता है जो आपने चाहा. मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि, बट ये अंडरस्टैंडिंग ओवर द इयर्स आती है आपको कि व्हेन अ स्क्रिप्ट गोज टू द सेट, इट हैज़ अ लाइफ ऑफ इट्स ओन. ये आती है, बाद में आती है. लेकिन पहले लगता था कि अरे भाई मैंने तो ये बोला था, ये क्यों नहीं हुआ है, राइट. ये मेरी इमेजिनेशन में ये पिंक ये वाला कलर नहीं था, ये वो दूसरा कलर था, और दरवाज़ा लेकिन आई नो नाउ एक एडजस्टमेंट हमारे ओवर द इयर्स आ जाती है कि भाई ओके, अंडरस्टैंड शूटिंग में कोई कंस्ट्रेंट्स हुए होंगे. कभी कभी इवनिंग का शॉट, दे लॉस्ट द लाइट, so it became slightly late, and so now it's become it's not looking evening, right. They missed the golden light. Why? Because it was not possible. It was raining, so things went for a toss. And those things
is something that a writer in movies at least, or even in series and television, starts wrapping their head around it and understanding that हाँ भाई ये सब होता है, मतलब फिल्मों में ये होता है, ये होता है, मैंने कुछ लिखा था लेकिन और कुछ निकल आया, तो क्या अच्छा निकला है बुरा नहीं, वो तो आपकी किस्मत पर है, वो तो आपको यू हैव टू बी ऑनेस्ट इनफ एंड से भाई कि मैंने सोचा था ये लेकिन ये तो और ही बेटर निकला, या आप क्रिप कर सकते हो लेकिन भाई जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है, और फिर वो आपके अभी कोई रीशूट करने वापस शिलोंग या चेन्नई जाने वाला नहीं है, राइट, ये है, ये आ गया। अगर आपको इतनी आपत्ति है तो आप सेट पे रहिए और देखिए आपको क्या चाहिए, और अगर आपको मिलता है तो मिलता है। अगर आपकी बुक की बात करें तो टेल मी समथिंग अबाउट इट। See, Secrets, when I started writing it, मैंने इसके पहले नॉन फिक्शन ही किया है, बिकॉज आई हैव डन बायोग्राफीज, आई हैव डन बुक्स ऑन मूवी मेकिंग। आपने चाइल्ड्स की भी, किड्स की भी एक बुक लिखी है? वो लिख मेरी मैंने forthcoming- मैंने विकी पे पढ़ा है, लेकिन वो फोर्थ कमिंग किताब है, Okay. वो अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूँ, यूर राइट, काम चालू है। लेकिन इसके पहले मैंने जो लिखी थी, बायोग्राफी लिखी थी या फिल्मों पर किताब लिखी थी, तो वो नॉन फिक्शन माना जाता है क्योंकि वो फिल्मों पर थी, और जो एक्चुअल दिस वाज माय फर्स्ट फिक्शन ऑफरिंग। तो मुझे मेरे लिए सीक्रेट्स विदिन बहुत बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज दैट्स माय फर्स्ट फिक्शन बुक। मुझे थ्रिलर्स बहुत पसंद है और मैं थ्रिलर्स की तरफ ग्रेविटेट होता हूँ, और मुझे सस्पेंस बहुत दिल खुश, मतलब आपने सस्पेंस बोल दिया तो आपने मेरा अटेंशन पा लिया, ऐसा है। तो मैं फिल्में भी सस्पेंस और थ्रिलर्स देखता हूँ और सीरीज़ और किताबें पढ़ता भी हूँ। तो जो मैं पढ़ता हूँ ये बार मैंने डिसाइड किया कि मैं लिखूँगा। तो ये कहानी ऐसी ही एक कहानी है जो आपको हर टाइम सरप्राइज़ करती है, और मुझे प्लॉट ट्विस्ट बड़े पसंद है। तो जैसे आप पेज टर्न करते रहो तो वो आपको पकड़ के रखती है और आपको लगता है ये क्या हो गया, अरे भाई ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या होने वाला है। ये वाली जब एक एलिमेंट मुझे एक कहानी में मिलती है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं भी ऐसी ही एक कहानी लिखूंगा, और मेरे जो भी रीडर्स हैं मैं उनको वो दूं जो मुझे मैं एक अच्छे थ्रिलर में एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये मेरी कोशिश है, बड़ी हम्बल कोशिश है। आई होप मैं उसमें होपफुली जो भी रिएक्शन अभी तक आए हैं, दे हैव बीन काइंड, पीपल हैव बीन काइंड, तो आई थिंक आई हैव डन वेल, एंड आई थिंक आई एम गोइंग इन फॉर माय सीक्वल। तो आई एम श्योर आई एम थोड़ा सा एक फीलिंग। आई थिंक यू से सीक्रेट, यू डोंट से द होल नेम। No, correct. That's why I think you Correct. say secrets. So basically, I have these. This book goes into a series of 4 books. So this is Secrets Within. Then I have Secrets Buried. Then I have Secrets Forgotten. And then final edition is Secrets Exposed. So it's like a whole series. And so you have to read the first one in order to understand the second one. Oh, that's going to be the twist. Yes, certainly the characters move from one into the other, but you can read each book by itself. Okay. But if you find out meet Maya in Secrets Buried, then, and if you need to know a little more of the character, then you will have to read Secrets 2. Yes. But if you read Secrets 3, great. It's standalone. Also it works, but every time my characters will move into another story, and it's a pack of 4. So by the end of it, it will be my Secrets Within world that I've made, and the Secrets Exposed is your last version. So different story, but same character. Same characters. Okay. So and once you've liked a character and you've known how this character is, the character ends up encountering something else, and you continue in that story. But something of the past comes back. That's why I said secret. Sometimes it's buried and sometimes it's forgotten, and we seem to forget, right? And then sometimes something comes back to haunt you. That's how the series of these 4 books, and that's my hope, and I hope inshallah all goes well, and the story will be able to enthrall people in all its 4 editions. That's my hope as an artist. इसका आई थिंक मूवी एडेप्टेशन होने वाला है, ऐसा मैंने पढ़ा। आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग। कोशिश तो वही है
कि Okay. I am. So is it in process or is yes, it in it started. beginning? The process has started. I've written it as a screenplay of a film now. Okay. The whole idea here is that comes naturally to me. I think of stories cinematically. I think of stories like how movies should play out. In right? visual manner. Visual, and if that is playing out in my head, the book was certainly a format that I took, but in the back of my mind there was always a movie, right? So I have already done the screenplay, and yes, the characters are larger than life, the story is larger than life. It's a page turner, it's high octane, it's fully a thrill ride, and like I told you, I love those movies, and I'll make those. A person has to be honest to what they like, right? And I will Definitely. gravitate towards what I like, and this is that quintessential commercial hardcore who done it, अब क्या होगा, मजेदार फिल्म ये मैं कह रहा हूँ, पता मेरे है को सचिन? किसी ने ये आई डोंट नो कहीं पढ़ा था या सुना था, बट किसी ने ये कहा था कि आर्टिस्ट जो क्रिएट करता है ना, वो यूजुअली वो चीज़ें ज़्यादा होती है जो वो खुद कंज्यूम करना भी चाहता है. सो एज यू सेड के आई लव थ्रिलर, तो आई लाइक टू क्रिएट थ्रिलर. I totally agree with it, because I think हमें जो चीज़ आपको पसंद है, आई थिंक इट बिकम्स ईजी बिकॉज यू अंडरस्टैंड. आपकी सेंसरी एक परसेप्शन होती है, राइट? जैसे अगर आप मेरे टू वॉच, मैंने वॉच लिस्ट भी बनाई है, तो मेरी भी वॉच लिस्ट की एल्गोरिथम जो है, ऑल्सो वॉच में मुझे आपको सिर्फ थ्रिलर्स ही नज़र आएंगे, क्योंकि वो मैंने इतना कंज्यूम किया है, राइट? जब एल्गोरिथम भी आपको आइडेंटिफाई करके रखता है कि भाई इसको थ्रिलर्स पसंद है, तो वो थ्रिलर्स के ही ऑफरिंग देगा, तो हम ग्रेविटेट उस तरफ होते हैं, राइट? तो एक आर्टिस्ट को उस दुनिया तो वो मज़ेदार लगेगी ही, बिकॉज वो दुनिया के बारे में जानता है, उसे समझ है. जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री की कहानी होगी, या टेलीविज़न इंडस्ट्री की कहानी होगी, या फैशन इंडस्ट्री की कहानी होगी, तो मेरा कंफर्ट लेवल वहाँ काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि मुझे उस दुनिया के बारे में जानकारी है, कैरेक्टर्स के बारे में जानता हूँ, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, वो दुनिया चलती कैसे है मुझे पता है, राइट? तो उसको तोड़ना मरोड़ना और कैरेक्टर्स के साथ तहस नहस करना, या प्लॉट ट्विस्ट डालना, या कुछ ड्रामेटिक करना मेरे लिए इजी हो जाता है, बिकॉज मेरा जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो 360 फुल, और मेरी जानकारी है, राइट? तो फुल रिसर्च इंटरनल है, ऑर्गेनिक है. लेकिन हाँ, क्या मैं नासा के सेटअप में एक कहानी नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे फिर एफर्ट डालना पड़ेगा और मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आई बम्प इनटू द फर्नीचर. आई वोंट नो लाइक व्हाट हैपेंस, ये कैसे होता है, वो इंसान काम कैसे करते हैं, वो लोग वो यूनिफॉर्म निकालने के और पहनने के लिए कितना टाइम लगता है, और वो तो उसमें अगर मैंने किया, फिर आई थिंक वो पूरी दुनिया की समझ के लिए मुझे और टाइम लगाना पड़ेगा. इसीलिए आई थिंक एन आर्टिस्ट वुड ग्रेविटेट normally to a world which one person knows or one person is comfortable with. इट मे बी डम क्वेश्चन, ऐसा कुछ लिखा है क्या जो आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा हो? जैसे आपने ये चीज़ बोली ना, दैट स्ट्राइक दिस क्वेश्चन कि इफ़ आई हैव टू वर्क राइट फॉर नासा साइंटिस्ट, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो See, I think कभी-कभी Challenging, it's हाँ, very challenging good. is the It's very nice good. word. Yeah, exactly. I think कभी-कभी ऐसी एक आर्टिस्ट, एज आर्टिस्ट वी आर ऑल्सो वेरी लेजी. एक कंफर्ट जोन आता है कि जब आपको पता है कि आप ये स्लीप वॉक कर सकते हो और ये कर आराम से कर सकते हो, तो आप उसे ले लो, उस दुनिया में आप इमर्स हो जाते हो, मुझे पता है. लेकिन आई थिंक फॉर क्रिएटिविटी एंड फॉर एन आर्टिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कंफर्ट जोन को तोड़ो और आप ऐसा कुछ करो जो आपको नहीं आता या आपको नहीं पता. तो फिर क्या होता है कि पूरी जो डिस्कवरी प्रोसेस होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. जैसे मैंने कहा, अगर मैं ऐसे थ्रिलर्स देख रहा हूँ जो एक अडल्ट दुनिया की, सडनली
कुछ दिनों मैं स्विच ऑफ करके एक चिल्ड्रंस नॉवल लिखता हूँ ना। एक चिल्ड्रन नॉवल जब मैं लिख रहा हूँ, मेरा पूरा पर्सपेक्टिव मुझे चेंज करना पड़ रहा है। और अभी कोई भी नज़र से मैं 8 और 9 और 12 ईयर का तो नहीं हूँ, लेकिन हाउ विल अ चाइल्ड थिंक, what would a child expect in a story? How can I get a child's attention? Now that's very exciting, and that breaks my comfort zone, and that allows me to go to something that I have not done. I think उसमें बड़ी exciting बात है, because the unknown हाँ or the unseen is dangerous but exciting for sure. So an artist constantly needs to do something that he's scared of, something that he doesn't know, because it's like that boom, like reset हो जाता है, and it gives you that whole world to discover, to get into. And I think that adds a lot to an artist. I as a writer, as a creative person, I think it's always important to do that, always. you have to recreate the new normal, I guess. एब्सोल्युटली। आई थिंक आप जितने कंफर्टेबल हो जाते हो, उसमें आपकी एक स्लीप वॉकिंग शुरू हो जाती है। हाँ कि भाई ये करूँ तो ये गियर, ये करूँ तो ये गियर, वो हो जाता है। लेकिन जब आप एकदम एक दूसरी दुनिया में चले जाते हो, तो आप और अवेक हो जाते हो। टू अवेकन योर सेंसेस, you need the shot. It's like a nice cup of black coffee in the early morning. It's a good one. So I think I would suggest it for artists or writers or anyone who's in any creative field, that अगर आपने 10 चीज़ एक तरीके से की है, तो 11th चीज़ कुछ ऐसा कर लो कि आपकी खुद की सिस्टम आपको बोले भाई कर क्या रहा है तू, तेरा तो वो मज़ा आएगा। So I think उसमें कुछ अलग निकल के आता है। सो दिस थिंग जो ये एक अभी वैसा ही चल रहा है क्या, जैसे यू हैव टू राइट अ बुक कि उस चीज़ के ऊपर मूवी या वेब सीरीज बन पाए, उस चीज़ को ध्यान में रख के ही लिखा जा रहा है, या फिर एक्चुअली आजकल ऐसा हो रहा है, मैं जानता हूँ। ये एक ट्रेंड भी है, सिंपली बिकॉज जब एक किताब लिखते हैं तो आपको किताब में सब कुछ डालना पड़ता है, जो एक दुनिया बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको दिख जाते हैं, राइट। तो विजन आपको जिसको मैच करना है, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर्स हो, एक्टर्स हो, उन लोग ने अगर किताब पढ़ ली है तो उनको वो समझ में आ जाती है ये कौन सी दुनिया है, राइट। सो मे बी उसकी रिलेटेबिलिटी जो होती है, वो रिलेटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, समझ ईजी हो जाती है, राइट। तो मे बी दैट्स समथिंग व्हाट ऑथर्स एंड राइटर्स मे पॉसिबली डू एज अ one more option to make a pitch, because various people make pitches for scripts, whatever. Your book could be a good calling card for creators to say, wow, this is a book I would like to make. And having said that, also we are living in a world right now where a lot of successful movies have been derived from books, and this world is all about recreating success. So because वो सक्सेसफुल हुए हैं, आजकल एक पैटर्न सा बन गया है कि भाई एक मटेरियल मिल रहा है आपको, वो ले लो, किताब ले लो और इस पर एक मूवी बना लो, क्योंकि पूरी दुनिया सेट है। हाँ अगर आपको अच्छा लग रहा है, चलो भाई बना लो, क्लियर है। तो क्लियर गोल जो मिल रहा है, और बिकॉज कोई चीज़ों को सक्सेस मिला है और इजीली, और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ को और आगे ले जाए, और ये और आगे जाएगा, बिकॉज आई एम श्योर इट्स अबाउट मेकिंग कंटेंट, राइट। इट्स अबाउट गेटिंग कंटेंट एंड इमीडिएटली पुटिंग इट ऑन टू अनदर प्लेटफॉर्म। इट्स दैट। हाँ, मीडियम सिर्फ चेंज हो रहा है। एब्सोल्युटली। ऐसा क्या करते हो जिससे आपका जो राइटिंग का जो स्किल है, या फिर जो आपका सेट है, जिससे आप इम्प्रूव करते हो, उसमें कुछ नया लाते हो? ऐसा कुछ हैबिट है क्या आपकी दैट यू डू? मुझे लगता है कि आपको one needs to keep your eyes open, and you need to keep your ears open. You need to be a sponge that actually just absorbs everything. Like I said, I feel your sensory zones should be so alert all the time,
स्टोरी टेलिंग, स्टोरी लिसनिंग, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग एंड रिटेनिंग. अब प्रॉब्लम ये होती है हमें कि आजकल रिटेंशन पावर बहुत कम हो गई है. हम सुनते तो बहुत है, देखते भी बहुत है, लेकिन रिटेन करने की क्षमता आजकल बहुत कम हो गई है. बिकॉज जो जो हमारे Hit तरफ करता है. कितना नॉन स्टॉप, आपने फोन लिया नहीं, तड़ 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 सब कुछ आपको हिट करता है. तो हमारी रिटेंशन पावर बहुत जीरो हो गई है, राइट. सो आई थिंक एज अ राइटर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, आई थिंक हमें थोड़ा सा ठहराव लाके जो हम ले रहे हैं अंदर, उसे इनहेल करके उसे रिटेन करने की अगर क्षमता अगर हमारे में आ जाए, तो आपकी एम्यूनेशन का जो आपका जो बैंक है ना, वो बढ़ जाता है. मुझे वो लगता है. आई थिंक वो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अ राइटर. फॉर इफ़ यू नीड टू टेल स्टोरीज, you need to collect stories inside. I mean, you need to read a lot, you need to speak to people, you need to sense, you need to walk on grass, you need to go up to the mountains, you need to meet a common man, you need to understand pain of a person in the ICU, you need to know everything, right? और एक इंसान ये सब कुछ कैसे जान सकता है? वो भगवान तो नहीं है, राइट? तो उससे ये सब चीज़ें मिल कैसे सकती है? आइदर आप उसे इंड्यूस करें, मतलब आप पढ़ें, आप और कंटेंट कंज्यूम करें, आप लोगों से बात करें नॉन स्टॉप. मैं तो कहता हूँ, मैं जब ट्रैवल भी करता हूँ, 2 घंटे का ट्रैवल है, 3 घंटे का ट्रैवल है, मेरा जो को पैसेंजर है, मैं वो वक्त भी नहीं वेस्ट करता. आप समझे? तो लेना ना देना, मैंने बात छेड़ दी. आप कौन हो, कहाँ से आते हो, कहाँ जा रहे हो? You will be surprised, even a co-passenger can end up giving something to a story, something to a life, something to something. That's exactly where I feel writers, they steal from life to present as a canvas to people. You know, it's about stealing from real life, and I think that's what I do. Actually, I should. It's unfair. I think I steal from life. That's what I can say. I steal from life to put it into my pages, or to put it into my words, or to give them another piece of life. Yes, that's where writers play God. I mean, लाइक दैट को पैसेंजर की कहानी. अब उसने मेरे को कहानी बता दी, उसने ये कहा. अब उसकी जर्नी ये यहाँ तक है, वो वहाँ उतर जाएगा, राइट. लेकिन उसने जो कहानी मुझे दी है, या मैंने सुनी है, अब यहाँ से उसकी आर्किटेक्चर या उसकी इंजीनियरिंग मेरे हाथ में है. अब मैं उसको यहाँ से आगे ले जा सकता हूँ, मैं राइट ले सकता हूँ, मैं उसे ट्विस्ट कर सकता हूँ, मैं उसे वापस रिवर्स करके चीज़ें चेंज कर सकता हूँ. मैं तो राइटर हूँ, मैं एक टाइम मशीन देके उसे टाइम जोन भी चेंज कर सकता हूँ, राइट. तो ये जो पावर एक राइटर के हाथ में है, वो तो मतलब ऊपर वाले ने बड़ा प्यार से दिया है एक राइटर को. आई थिंक वही हमारा सुपर पावर है, राइट. वही तो सुपर पावर है. एक राइटर की सुपर पावर क्या है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ. मैं फ्लैशबैक में जा सकता हूँ, मैं फ्लैश फॉरवर्ड जा सकता हूँ. मुझे कोई कैरेक्टर पसंद नहीं है तो मैं उसे गोली मार सकता हूँ. एग्जैक्टली. सो ये वाली जो बात है, राइट. सो हमें काफ़ी डीमंस हमें बॉदर करती है एज अ राइटर, बट हमारे लिए हमारी सुपर पावर भी देखिए ज़रा आप, मतलब मज़ेदार है भाई. तो ब्लैंक पेपर से शुरू करना ये एक स्केयर है, लेकिन ये वाला सुपर पावर तो बहुत कम लोगों के हाथ में होता है कि आप जो कहें भाई वो हो रहा है, राइट. तो आई थिंक वो मेरा हाई है. And I think that's something that every writer enjoys, and that's why I think writing is so fascinating. अभी की सिचुएशन में जो न्यू कमर्स है या फिर जो नए नए आए हैं, क्या वो अर्न कर पा रहे हैं एज अ राइटर? देखिए, आजकल की दुनिया, या अगर आप कह रहे हो तो थोड़ा सा टफ तो है, बहुत टफ हो चुका है. लेकिन
हैविंग सेड दैट, आजकल की दुनिया में ऑप्शंस भी कितने ज़्यादा हो गए कि आप पहले तो सिर्फ फिल्में और टेलीविज़न और किताबें थी, आजकल तो इंटरनेट और सोशल मीडिया और अब तो आजकल माइक्रो एपिसोड्स भी मैं देख रहा हूँ लोग लिख रहे हैं। ऑप्शंस बहुत हो गए, फॉर्मेट्स बहुत हो गए, लेकिन राइटर्स की जॉब्स जो हैं, राइटर्स जॉब्स, आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया है, वो ही लिख देता है। तो ये तो एक कॉन्वर्जेशन है आजकल, बहुत बॉदर, ये तो पूरी क्रिएटिव वर्ल्ड इससे जूझ रही है। वो सिर्फ राइटर्स की बात नहीं है, वो तो डीओपी की, सिंगर्स की, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की, म्यूजिशियन की, वो हम सब की फाइट है, राइट? कि भाई एक मशीन वो कर रहा है जो आपने कहा कि हम 3 महीने के बाद एक स्क्रिप्ट देंगे, सॉरी आज नहीं कर रहा, मैं दिल नहीं कर रहा, मशीन कर देगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि मशीन जो करता है वो और इंसान में तो बहुत फ़र्क है। वो धड़कने वाला जो दिल है वही भाई, वो तो एक चीज़ वो मशीन में तो कभी नहीं आ सकती, तो ऐसा तो है ही, राइट? हाँ, वो जल्दी दे सकता है, वो इंस्टेंटली दे सकता है, वो 1 सेकंड में दे सकता है, लेकिन ये वो वाली बात है, जैसे मैं कहता हूँ कि आप घर पे थके आ रहे, घर पे आते हो और मम्मी को बोलते हो कि भाई कॉफ़ी मिलेगी या चाय मिलेगी, और माँ जो प्यार से चाय बनाती है और आपको देती है, परोसती है, वो चाय की जो मिठास होती है, और एक मशीन है, वहाँ आप जाके एक चाय ले लें, वो चाय और माँ की हाथ की चाय, वो तो ज़िंदगी भर उसका कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता, राइट? मैं वो अनसेड फैक्टर की बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मशीन लर्निंग उतनी ही हो सकती है जितना इंसान उसे सिखाए, और इंसान के वो कंपेयर करना, वो नुआंस पकड़ना, आई थिंक मशीन एटलीस्ट हमारी लाइफ टाइम में तो नहीं हो सकता। मैं 200 साल बाद की बात नहीं कर रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी तो नहीं होगा, दिख रहा है, नज़र आ रहा है, जितनी भी समझ है। आप क्विक लॉन्ड्री कर सकते हो, लेकिन प्यार से पिरोना, वो तो अ मशीन कैन बिकम समथिंग दैट वी कैन यूज़, इट कैन आर्म मी, right? It can make me better, it can make me faster, it can make me more super, but it cannot become me, is where I'm coming from. I'm from that part of the world that says it can enable me to do more. I would do 2, now I can do 4, I can do 6, but bhai, that the very still have fact, to be done by you. Absolutely, the seed has to come from me, and the seed will have to come for the machine to learn and say, hey, we can do it in 4 other ways. Oh, not that. Okay. That should be a resonance, or that should be a call that an artist should be able to take. Achha, we can't run away from it. No way. There is no running away from it. It's the happening. Genie is out of the bottle. Yes, it is happening. We need to accept it. And if we are going to be acting as if it's not happening, that is being delusional, and that is being wrong. And I feel as artists, we should be very mindful of it happening and make peace with it and learn to use it as ammunition to go to war, rather than being an adversary and trying to fight it. And because it's there, it's not going it's going nowhere. It's very much here. It's going to say genie is out of the bottle, as I said. Absolutely. So आप यूज करते हो चैट जीपीटी? Yes, 100%. Like now I'm using it like just imagine, like if I was like, you use it to, I think, polish your... No. I use it for information. It's like a great place for information for me. I feel it is like if I'm having coffee, if I want to know 10 types of coffee, I don't need to go. I just say, what are the 10 types of coffee? Explain to me. So it tells me the 10 cups of different types of coffee. So there could be a coffee which is made out of coffee beans which are kept with bad shit. Yes, which I would not correct, which I would not know of, right? But when it gave me that, I can say, hey, take that. That's what I wanted. Thank you.
You know what I mean? That's so I would use it as an information pool rather than whatever, right? I can use it as a device that there could be a bullet lodged in somebody's heart, right? How much time would the bullet take to rust? Now, this is not some information I would have, right? But if I put that to a machine that ends up telling me it will rust 20% in 7 days, 40% in 8 days. You're so Great. accurate. आपने सर्च किया है? No, I didn't. I Sure. didn't. Not मेरे at को all. लगा शायद fictional लिखने Not के at all. लिए. I'm might right have- now just giving fictional Yeah. details like that only. But by the way, But so accurate. You're telling it like it's. no. you Correct. have done No, it. no, that's a power of narration. I think Yeah. it's not. I don't even know. I think it will take much longer to rust. But I'm saying this kind of information enables an writer to get this faster. That's what I'm saying. You become faster with it, वही and बात your जो पहले accuracy, की। correct, and your accuracy becomes fast, right? ये नहीं तो ये वाली चीज मैं एक स्पेशलिस्ट से बात करूं, वो मुझे वो डिटेल्स दे, बट लिखने के बाद पता चले नहीं भाई रस्ट तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि द हार्ट सीक्रेट्स सम काइंड ऑफ एंजाइम विच डज नॉट मेक अ मेटल रस्ट। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। तो ये वाली चीज़ जो इनेबल अपने आप को करना, मैं जान रहा हूँ मैं कुछ डार्क बात कर रहा हूँ कि No, हार्ट के अंदर एक fine, बुलेट है, fine. लेकिन मैंने कहा कि अगर आपको ये सोचना है, एक मशीन आपको वो इंफॉर्मेशन से आपके काम को और सफल कर सकती, बेटर कर सकती है, ब्लूम कर सकती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग विच वी डिडंट हैव अर्लियर। एक ज़माने में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था तो हमें एक लाइब्रेरी में जाके, एक डिक्शनरी में जाके उस डिक्शनरी के अंदर वो वर्ड ढूंढना पड़ता था, राइट? लेकिन आजकल वैसा नहीं है। इवन फिल्म्स के लिए भी बहुत रिसर्च Same, लगती है। same. राइटिंग एक्शन मूवी तो ये चीज बहुत मायने रखती है कि अगर गोली लगी तो वो क्या है? हाँ. अगर आप एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर लिख रहे हैं तो साइकोलॉजिकल कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने केसेस हैं आज तक की दुनिया में। क्या ऐसा हुआ है कि एक ब्लाइंड इंसान, कंप्लीटली बॉर्न ब्लाइंड, की आईसाइट वापस आ गई है? ये बहुत इम्पॉसिबल है एक इंसान को जानना, या एग्जैक्टली। और तो ये वाली चीज़ अगर मैंने मशीन में डाली और उसने मुझे 20 केसेस बता दिए जिसमें पता चला एक छोटा बच्चा था जिसकी आईसाइट एट द एज ऑफ 67 वापस आई है, तो यू कैन यूज दैट इन योर स्क्रिप्ट। दैट्स हाउ आई थिंक यू शुड, आई थिंक मशीन्स विल इनेबल अस टू डू दैट। अभी आपने जो एक चीज़ बोली ना कि अभी जब हम मोबाइल फ़ोन खोलते हैं तो उस चीज़ की वजह से आई थिंक अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम हो गया है और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बेसिकली, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड्स 2 सेकंड, इवन अभी वो भी माइक्रो सेकंड्स में चला जाएगा। तो उस चीज़ का राइटिंग की स्टाइल पर क्या इम्पैक्ट आया है? बहुत इम्पैक्ट आया। वेरी गुड क्वेश्चन। आई फील हमें इस चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो चुका है, बिकॉज आई थिंक अटेंशन डेफिसिट जो है, मतलब आप लोगों को रिटेन करना, इनफैक्ट आजकल हमें जो OTT प्लेटफॉर्म्स हम घर बैठे ऑडियंस जो देख रही है, हम इतने स्पॉइल्ड हो चुके हैं अपने चॉइसेस में। अपने हाथ में रिमोट है और आप हज़ारों चीज़ें, इनफैक्ट आजकल तो अलग प्रॉब्लम हो गया है, हमें तो चॉइस का प्रॉब्लम हो गया है कि हम देखे जा रहे हैं। कोई लोग आधा घंटा 1 घंटा स्विच करते रहते हैं, पता नहीं क्या देखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना है राइट देखने के लिए। तो कंजम्पशन क्या करें, लोग देखते रहते फिर फटीग हो जाता है चॉइसेस के कि भाई ये नहीं, वो लोग ने सिर्फ शिफ्ट करके सो जाते हैं। सोचो, कंटेंट कंजम्पशन ही नहीं होता, प्रोमो में चले गए, वहाँ चले गए, इसकी अच्छा नहीं लगा, चेंज कर दो, वो सिलेक्शन में ही टाइम निकल गया। सोचो, तो कंटेंट तो दूर की बात, तो आप तो क्या बोल रहे हो 7-8 सेकंड, हम तो बोल रहे हैं कि एंट्री नहीं हो रही है लोगों की, फर्स्ट 30 सेकंड्स का नहीं हो रहा, राइट? क्योंकि वो लोग ने थंबनेल देख लिया, ना खुश, प्रोमो का आधा सेक्शन देख लिया, नॉट हैप्पी, सिर्फ प्रोमो देखा, नॉट हैप्पी, निकल गए। दूसरे कल देख लूँगा, ये मैं आज देख लूँगा, आज मेरा कॉमेडी का मूड है, लेकिन कॉमेडी भी कितना देखूँ, 1000 है। तो सोचो,
जब आपकी ऑडियंस इतनी स्पॉइल्ड हो चुकी है तो उसको क्या परोसना है, राइट? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम सबको ये हॉन्ट कर रहा है आजकल। और अटेंशन स्पैन में इसीलिए कहानी लिखो तो पहले ही आपको उनको पकड़ के रखना पड़ रहा है। तो कहानी का फॉर्मेट चेंज हुआ है, और ये अगर कोई कह रहा है कि नहीं हुआ है तो वो झूठ बोल रहे हैं। उससे व्यूअरशिप पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। नहीं, मतलब वो तो 100% है, क्योंकि मुझे एक पर्सनल मेरी चीज़ याद आई जब आपने बोला ना कि इतने सारे ऑप्शन हैं। तो मैं जब छोटा था तब तेरे नाम मूवी आई थी, और मेरी बहन सलमान खान की ह्यूज फैन। तो मुझे अभी भी याद है, मैं बारिश में भीगते हुए उसकी पायरेटेड सीडी तब रेंट पे मिलती थी। हाँ, उसका कोई अलग ही मजा था। वो 2 जगह ला 3 के जगह ढूंढी, किसी को उसने रेंट पे दी हुई Correct. थी। वो जो मजा था ना मूवी का, वो नहीं आता। वो घर पे छोटे से टीवी में देख के भी आता था, वो अब नहीं आता। वो पता नहीं क्यों। आई ऑल्सो फील ये वक्त की बात है। मतलब वो टाइम में, क्यों, राइट, एक ज़माना था कि हम पूरे लोग टेलीविज़न पे ऐसे इर्द गिर्द बैठ के एक चीज़ देखते थे, तो वो जो हाई होता था, हाँ। एक संडे पिक्चर आना और टीवी पे देखना, वो भी एक हाई होता था। और दूरदर्शन पे कुछ देखना। लेकिन हमें कभी पता नहीं था कि वी आर गोइंग टू रीच अ पॉइंट वेयर अभी मेरे पास 600 चीज़ें देखने के लिए, और मैं देख नहीं पा रहा हूँ, या मुझे दिल नहीं कर रहा, और या मैं कह रहा हूँ कि मैं कल देख लूँगा, या मैं वो परसों देख लूँगा। तो आजकल बकेट लिस्ट हम बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बकेट लिस्ट होते हैं कि ये हफ्ते में हम ये देखना है, और वो कलेक्ट होता रहता है। ये जो एक्सेस जो है, ये हमारे पैटर्न्स या कंजम्पशन पैटर्न्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये तो वो वाली बात हुई कि आप घर पहुँचे और घर पे क्या बनाया हुआ है। अगर हम ये बोलते हैं और हमें वो ऑप्शंस अगर 2000 मिले तो हम क्या करेंगे? लेकिन एग्जैक्टली वो थकावट हो जाएगी सुन के, भाई ये भी है, वो भी है, चाइनीज़ भी है, ये भी है, वो भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन वो होता है ना, 4 दोस्तों के साथ आप जब बाहर जाते हो तो बोलता, अरे तुझे क्या चाहिए? हाँ। चलेगा, कुछ भी चाहिए। अरे क्या चाहिए? पराठा खा लूँगा। तुझे क्या चाहिए? चाइनीज़ चाहिए। तो इसमें डिसीजन मेकिंग में हमारी बैंड बज जाती है, राइट? आधा वही वाला प्रॉब्लम इसमें होने लगा है। अब हमें बोल रहे हैं रील्स में हुक जो है वो फर्स्ट सेकंड में आपको हुक करना है कि किसी की आंख फट रही है, किसी का कुछ हो रहा है, तब जाके एक इंसान रुक रहा है। इसके बाद तो मुझे लगता है कि इंसान को मोबाइल से बाहर आना पड़ेगा, बोले बैग रुक, इधर रुक, तो ये करना पड़ेगा। बिकॉज आई थिंक अब कुछ भी हो रहा है, और ये आगे कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, नहीं अभी मुझे नहीं पता। लेकिन आई थिंक इट्स गेटिंग इनटू सम प्लेस ऑफ, मेरा अनुमान ये है कि जब आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है ना कि थोड़े टाइम के बाद आपको लगता है कि भाई बस अब मैं दौड़ने वाला नहीं, अब मुझे ऐसा कुछ देखना है जहाँ मुझे कुछ देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक हम रिवर्स आने लगते हैं, राइट? रीसेट की भी पॉसिबिलिटी है, 100% होती है, क्योंकि आप कितना स्पीड पकड़ोगे, कितना, राइट? आफ्टर सम टाइम आपको लगता है कि नहीं। आपको याद है हमारे आसपास न्यूज़ का पैटर्न कैसे था? पहले एक न्यूज़ होता था, एक टाइम होता था, एक 9 बजे तो एक बुलेटिन होती थी, हम जानते थे कि न्यूज़ आने वाला है, तो हम उसे कंज्यूम करते थे और कहते थे अच्छा आज के समाचार ये हैं, टंग 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 पॉइंटर्स। आपने सुना, आपको ऐसा लगा कि आपने पूरी जानकारी ले ली। उसके बाद जो न्यूज़ के साथ हुआ है वो ये हुआ है कि वही जो सोशल मीडिया का वो चिल्ला के आपके 200 500 600 और चीखना चिल्लाना, गाली गलौज, ये वो सब कुछ हुआ। हम देखिए वो पूरा दौर हमने कितना कंज्यूम किया। इसके बाद अगर आप आजकल नोटिस करें, आजकल अगर आपने न्यूज़ को थोड़ा स्लो बोला तो लोग सुनने लगे, वो चीज़ को वो टॉक्सिक ही मानने लग गए थे और वहाँ जा ही नहीं रहे। अगर आप चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, आपके न्यूज़ चैनल में हमको नहीं कंज्यूम करना है। और लोगों ने शिफ्ट करके अब जहाँ इंसान नॉर्मल बात कर रहा है, भाई न्यूज़ की तरीके से, इंसान न्यूज़ ही तो है,
न्यूज़ बता दो, हम सुनने के लिए शांति से तैयार। बता दो, मैं सुन लूंगा। सुन लूंगा ना, आप चिल्ला क्यों रहे हो, चीख क्यों रहे हो। ये वाला जो रीसेट मोड है, मे बी वो एंटरटेनमेंट में ही आएगा, मे भी, कि भाई सब कुछ एक साथ 1 सेकंड में 2 सेकंड में आपको नहीं मिलेगा भाई, आपको डोपामिन रश चाहिए, मिलेगा। सुनिए, रुकिए, थोड़ा सा ठहराव, मे बी ये एक नेक्स्ट सेट है। तो पैटर्न्स होते हैं जो कंजम्पशन पैटर्न है। अब हमारे लिविंग स्पैन में हमको मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ। अगर यही रश रहा तो फिर चैन से सोना हो तो जाग जाइए। एग्जैक्टली, करेक्ट, वही करना है फिर, और क्या करेंगे। लेकिन अगर आप अगर हम फोन में भी देखते हैं आजकल, अभी लोग कहने लगे हैं ना, स्क्रीन टाइम की बात होने लगी है। आपके खुद का फ़ोन आपको रिमाइंड करता है कि भाई आप 8 घंटा 9 घंटा देख रहे हो, अभी थोड़ा सा कम कर लो। ये वाली जो अवेयरनेस अभी आ रही है, ये अभी हमें यही तो बता रही है कि भाई टाइम फॉर स्लोइंग डाउन, यू नीड टू स्लो डाउन, नहीं तो वेयर इज दिस हेडिंग, दिस नीड्स टू स्टॉप। जैसे ये तो बात हुई कि छोटे छोटे वीडियो फॉर्मेट्स की, तो थिएटर का जब एक मूवी बनती है जिसपे 100-200 करोड़ लगा है, बहुत ज़्यादा भी लगता है, तो उसमें फिर क्या क्या प्लानिंग जाता होगा ये इस पर्टिकुलर अटेंशन को लेकर, कि क्या करें, कैसे। क्योंकि एक्चुअली मैं आपको एक बात कहूँ कि जब ये होती है, मैंने कन्विक्शन की बात की थी, ये तो सिर्फ एक सेट ऑफ पीपल है जो डिसाइड करते हैं कि भाई ये वाली फिल्म हम करेंगे। अगर आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लें, हर एक इंसान को ये लगता है कि हमारी पिक्चर सक्सेसफुल होगी। कोई भी पिक्चर इसीलिए नहीं बनाता कि हमारी पिक्चर फ्लॉप होगी। तो ये तो ना बस, ये तो क्या है, ये नीयत वाली बात है। मैंने ये कहानी बताई है, एक कल्कि बताई जा रही है, कोई बना रहा है, एक महाराजा कोई बना रहा है, एक पुष्पा कोई बना रहा है, एक बड़े मियाँ छोटे मियाँ कोई बना रहा है। हर इंसान अपने रूम में, जो थिंकिंग रूम है, उनको उस टाइम लग रहा है कि ये वाली फिल्म हम ऐसा बना रहे हैं कि पूरी इंडिया इस पे पागल होने वाली है। यही तो एक एडवेंचर है जो हर एक क्रिएटिव बंदे की सोच है, या उनकी होप है, या उनकी वो नीयत है। हम तो वही कर सकते हैं। अब एक कहानी के पीछे 20 करोड़ लगाना है या 200 करोड़ लगाना है, ये उसकी जिगरे की बात है। जिगरा के पीछे कितना लगाना है वो आपका जिगरा है भाई, वो लगाना है और उसको एंड तक ले जाना है, यही बिजनेस का। बट हम अपने आप को फूल नहीं कर सकते, ये एक बिजनेस मॉडल है। अगर मैं 20 लगाता हूँ तो मेरा ये होप रहेगा कि मैं 40 कमाऊँ या 30 कमाऊँ। किसी का ये इंटेंट नहीं होता कि मैं 20 करोड़ लगाऊँ और मेरा सब कुछ चला जाए और मैं 0 पैसे कमाऊँ। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म, इट्स अ बिजनेस, they are playing it for making money. In that quest of making money, they want to entertain the masses on the audiences and find credible love for their work of art. I think it's a fair chance to take. That's why this business is exciting, because you don't know which piece can become stree and which everybody thought will do well, not find any audience. That's the lottery. It's like I think it's just a gamble. Absolutely, total. And I think that makes or breaks, and that's why this industry has so many millions of people looking at it like, तुम ये करते कैसे हो भाई, ये बनती कैसी है, ये कौन सी दुनिया है। तो इसका पूरा जो स्टार वर्ल्ड हमने वो बनाया, इसीलिए ये बन जाती है क्योंकि ये पूरी दुनिया ही इतनी फैसिनेटिंग है ना। That's the magic of the place. और ये पैसे की बात निकली है तो एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। Please. आपने प्रोड्यूस भी किया है, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वाज इट लाइक एक आर्टिस्ट होना और एक प्रोड्यूसर, वो थोड़ा सा आई थिंक वो जब आप प्रोड्यूसर हैट पहनते हो तो आपका पूरा एंगल ये होता है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, आप एक स्वीट स्पॉट हिट करें, आप आर्टिस्ट को भी खुश रखें, आपकी जो पीस ऑफ आर्ट बन रही है वो बैंकेबल भी हो और सेलेबल भी हो। मतलब आप सेल कर पाते हो, तो उसमें तो वो
मार्केट वैल्यू की बात हुई कि आपने जो चीज़ बनाई उसकी डिमांड है, सप्लाई और डिमांड में अगर आप वहीं आप गड़बड़ कर जाओगे तो आप फेल करोगे, राइट? बट येस, यू हैव टू बी, व्हेन यू वेयर अ प्रोड्यूसर्स हैट यू कैनॉट वेयर the other artist. The artist is a free bird, right? उसे सब कुछ चाहिए. लेकिन when it comes down to playing the game of business, then the dictates of a business world starts deciding your fate. Like if you have to do today's schedule in this much time, 5 to 8, then sir, the production will only be behind your 5 to 8. हमें ये मिल रहा है ये जोन में. एक आर्टिस्ट को उस टाइम नींद आ सकती है, वो बोल सकता है मुझे नहीं करना है, वो नहीं हो सकता. तो वो वाला गया तो वापस अटेम्प्ट करना है. करेक्ट. तो वो वाला हैट जब आप पहनेंगे ना, उस टाइम डिसिप्लिन आता है, उस टाइम कटिंग कॉस्ट आता है, उस टाइम बीइंग रियलिस्टिक आता है. आप इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं रह सकते. तो एज अ प्रोड्यूसर इट्स ऑल अबाउट आर यू बीइंग एबल टू give me what my money and where is my bang for my money. That's where it comes down to, right? And when it is an artist, it's absolutely free flowing and the world is your canvas and you want to fly, but right, so that is the only lines which you have to be careful about, but it's fun. Like I told you, something that you've not done, if you do that, then you get another angle to it, right? So then the whole thing becomes 360. So then sometimes when I'm writing it also, I try to put myself in the shoe of the producer and say, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, ये क्या है, ये क्या कर रहे हो तुम, ये वाला वो एंगल चलता है फिर जब खुद बैठते हैं. एब्सोल्युटली, बिकॉज आपने वो एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता चलता है. जहाँ तक मैंने इवन आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी देखा, आपसे मिला भी, हम पॉडकास्ट से पहले भी इवन 2-3 घंटे से बैठे हैं. आपकी पर्सनालिटी जो है ना, इट्स एक जो यूजुअल पिक्चर होता है ना कि सेलिब्रिटीज़ ऐसे होते हैं या फिर सक्सेसफुल पर्सन ऐसे होते हैं, वो बहुत विपरीत है उससे. विपरीत से मेरा मतलब ये है कि यू ऑलवेज कीप स्माइल. आप जब एंटर भी हुए ना यहाँ पर, तो you greet people like hi and it's so I don't know what it is, but एक वो vibe, एक aura कह सकते हैं जो क्रिएट होता है पॉजिटिविटी का. आई थिंक लोगों ने आपको ये चीज़ बताई होगी. Absolutely, but I tell you, I think it's very important for us to be extremely grateful about what the Almighty has given us. My smile has got to do with that. I feel इसमें मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा है, और अगर मैं उसमें भी कंजूसी दिखाऊं, आई थिंक वो तो बहुत छोटे होने वाली बात है, राइट? तो आपका आई थिंक अ स्माइल इज़, I think it's a superpower. I really think it's great, right? It's pleasant, and I feel people should just, you get up in the morning, you meet people. I think you give a smile to someone, the smile passes on to his life, and then he passes that smile on to somebody else. A grumpy face, just rudeness, ये कहीं कुछ ये टॉक्सिक चीज़ें पसंद नहीं है. आजकल की दुनिया में वैसे भी इतना पेन है, इतनी तकलीफ़ें हैं, तो अगर मैं आपको सिर्फ एक स्माइल भी नहीं दे पाऊँ तो मुझसे छोटा और कौन हो सकता है. मतलब यू नो व्हाट आई मीन, इज जस्ट अबाउट अ स्माइल. वो अलग बात है कि ऊपर वाले ने डिम्पल्स भी दे दिए हैं तो थोड़ा सा मज़ा आ जाता है स्माइल में. लेकिन आई थिंक ये एक मुझे लगता है कि एक अच्छा ओपनिंग ये होता है कि मैं जब भी केसों में, इनफैक्ट इट्स बिकम सो फनी कि मैं कभी कभी कॉफ़ी पी रहा हूँ चुपचाप और मैं बैठ के कुछ काम कर रहा हूँ, तो कोई लोग सिर्फ पास करते हैं, और अगर पास कर रहे हैं और मैं काम कर रहा हूँ तो बोल रहे हैं अरे आपकी जो स्माइल है ना मिस कर रही है. मैं बोलूँ मैं पागल थोड़ी हूँ कि नीचे सब नहीं कर सकता. टाइप करने के टाइम थोड़ी स्माइल करके टाइप कर सकता हूँ, ये तो नहीं कर सकता, राइट? लेकिन वो लोग की इतनी आदत सी हो गई है कि अगर मुश्ताक के चेहरे पे स्माइल नहीं होगी तो वो समझ नहीं पा रहे. तो मैंने बोला है कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जब
ऐसे एक पार्टी में घुस रहा हूँ और स्माइल ना करूँ तो लोग मुझे पहचानेंगे ही नहीं कि भाई वो स्माइल नहीं कर रहा है, वो मुश्ताक नहीं होगा, या फिर मुश्ताक है तो दुखी है। या ये कुछ तो होगा। तो मुझे आजकल स्माइल मेरा आइडेंटिटी बन चुका है एंड आई थिंक आई एम ग्लैड आई थिंक वो एक बहुत एफर्टलेसली आता है और मुझे अच्छा भी लगता है और आई फील हमें और स्माइल्स की बहुत ज़रूरत है और बहुत अच्छी हैबिट है ये। थैंक यू सो मच एंड आई थिंक इट्स काइंड। मुझे ये पूछना था थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन स्टिल अगर आपको सही लगे तो आप आंसर कर सकते हो। ये जो एक काइंड ऑफ स्माइलिंग नेचर है, वो इट्स अ पैसिव थिंग या फिर आपने इस चीज़ के ऊपर एक्टिवली यू हैव रिफाइंड दिस इन योरसेल्फ, यू हैव एम्बाइड, क्या कह सकते हो उसे, या एक अपने आप में डाली है उस चीज़ को? इज इट एक्टिव थिंग और इज इट पैसिव थिंग? Actually, it's a very interesting question you're asking me. You know what I feel it comes from a lot of place of जब हम अपने आप को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, राइट? ये तब आती है। मतलब मे बी आई डोंट नो many years ago would I smile as often as I do today, but I feel it is something that I have imbibed in my life after realizing that it comes from a place of I don't take myself too seriously. I don't. If I get love, I smile and accept it. If I get attention, I smile and accept it. If you ask me for an autograph for my book, I smile and accept it because I feel it comes from a place of gratitude. It comes from a place of this is the least I can do, right? Just being cocky, just being whatever. I think it's unfair to another human being. So I think it comes from kindness, and also it comes from a place where another person becomes comfortable. So I am a person who likes to listen, and I don't think like I told you, I remember even talking to you for the first time, I wanted to know who you are, what do you do, why do you listen to people, why do you do a podcast. I asked you those questions simply because I like to know about people. If I want to have a conversation, I can't do this with बता दो कौन है, कोई नहीं बताएगा, राइट? आपको प्यार से, आपको एकदम so that world, if you want to create a smile opens, it's something that is fashionable in all seasons, is what I say. It's contagious. Absolutely. And it opens doors which a lot of other things cannot do. Like arrogance will not take you anywhere. I think rudeness will not take you anywhere. But a smile can take you everywhere. This is where I think. And I think the moment you see a smile in a room, you would gravitate towards that smile. You see smile in some place, even if you don't know the place, you will gravitate towards the smile because it's warm. It's a safe, comforting zone, right? So you will go towards that. So maybe that's how like I yawn. that's how I you're right. Like if somebody yawns, the other person yawns, and somebody just is feeling sleepy or whatever, you put that into the system. So smile brings that kind of energy where people say, hey, they just gravitate towards. So maybe I incorporated that and it became a part of my life, and I am really, really grateful. I don't know which moment it really happened, but I'm grateful I embraced it, and I'm grateful I embraced the smile as my own, and the mushy smile has become like a mushy smile thing. So I'm just like, so first it was an active choice, then it became a passive must thing. Must be, yeah. It just became organically me. Yes. I'm not even aware of it. But because a third person, or like now you're talking about it, right? Then I realize, oh my God. Now you're conscious. How did this exactly happen? Correct. So then am I faking it? No. I'm not faking it because I'm not aware. Or should I be able to analyze this? अब ये हो रहा है, तो अब मेरे को उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन भाई बस I only know one thing, that हम स्माइल कर रहे हैं, इसका इफेक्ट अच्छा पड़ रहा है, लोग इसे और चाह रहे हैं,
कभी कभी मुझे रिक्वेस्ट आते हैं कि भाई 2 दिन आप स्माइलिंग फोटो नहीं डाले हो, ये क्या हो गया. इफ आई एक्चुअली पुट अ फोटो, in fact I don't think I have a photo without a smile. Even if there's a one without, As long as I have been following you, exactly. don't have. It's because now I would myself delete a photograph which doesn't have my smile, right? ये भी हो गया है. अब भाई मैं भी अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ जब मैं स्माइल नहीं करता. तो आई थिंक इट जस्ट बिकम अ पार्ट, इट्स बिकम माई ट्रेडमार्क, सो आई एम फाइन विद इट. आई एक्सेप्ट इट. गिल्टी एज चार्ज्ड. शाहरुख सर की जो आपने बायोग्राफी लिखी थी, उसके बारे में कुछ बताइए. हाउ इज लाइक आप वैसे आई थिंक काफ़ी पहले से जानते हो ना उनको? या वो जब बॉम्बे पहले आए थे दिल्ली से, जब भी मैं जर्नलिस्ट था, तो मेरी मुलाकात फर्स्ट उस टाइम हुई थी. सो जब वो सीरियल कर रहे थे. हाँ, जब से हुई है. लेकिन किताब की जो आइडिया मेरी आई थी तो वो थी, अभी तो लगता है इतना टाइम पहले की बात है, लेकिन आई थिंक इट्स इन, आई एम ग्लैड वो आइडिया अगर आया भी था, वो कौन से मोमेंट में आया था वो तो मैं नहीं पिन पॉइंट कर सकता. लेकिन बेस्ट पार्ट ये थी कि आई थिंक मेरे पास वो एक्सेस था कि मैं उसकी ज़िंदगी में झांक सकूं या वो ज़िंदगी लिख सकूं. मुझे ये समझ थी, वो तो क्लियर थी कि ये जो लाइफ स्टोरी है स्पेशल है, ये बंदा जो है स्पेशल है, सुपर स्पेशल है. और ये कहानी बोलनी चाहिए या बतानी चाहिए या इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये सैकड़ों लोगों को इंस्पायर कर सकता है. और ये कहानी ऐसी है कि इसे बोलनी चाहिए. और इसे सी, आई ऑल्सो फील बहुत सारे लोगों को उस टाइम SRK में इंटरेस्ट थी जानने की उसकी लाइफ क्या थी, लेकिन वो जो समझ, और ये थोड़ी सी सोशल मीडिया से पहले लिखी गई थी किताब में, तो इतनी आउट देयर नहीं थी लाइफ उसकी. और बॉम्बे के बाद जब वो आया है और वो स्टार बना है, वो तो सब था ही, थोड़ा थोड़ा इधर उधर. लेकिन उसकी पहले की जो कहानी है, चाइल्डहुड से उसकी पढ़ाई, कॉलेज, वो कैसे था, वो कैसे सोचता था, और उसकी जो जर्नी है, हम सब एक सक्सेसफुल मिशन पे हैं. जब भी कोई एक इंसान सुपर सक्सेसफुल हो जाता है, हम उस पर हमारी नज़र जाती है, फिर हम बोलते हैं अरे वाह पहुँच गया, अरे बाप, बस हम उसके ही बैंड बाजा में वहाँ बिजी हो जाते हैं, राइट. बट वो जो पूरा जो जर्नी होता है और वो जो सक्सेस के लेवल तक वो पहुँचा है, उसके पहले जो ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस एंड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज दैट ही हैज फॉट, यूजुअली वी डोंट पे अटेंशन टू दैट. हम कभी कभी बहुत सारे स्ट्रगल को एक लाइन में बहुत लाइटली बोल देते हैं कि बहुत स्ट्रगल किया है उसने, बस खत्म. दिस आई फाइंड very very sad because we tend to celebrate super success and we tend to just give one line to struggle. बट मानना पड़ेगा बहुत स्ट्रगल करके बंदा ऊपर पहुंचा है, बस इतना ही कह देते हैं हम. ओके, उसके बाद की जो निटिग्रिटीज़ होती हैं उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और हम सिर्फ फेम, रिचेस और उसमें बढ़े. बिकॉज हमारी पूरी मैनिफेस्टेशन ये है कि हमको तो मन्नत चाहिए, हमको तो वो ग्लोबल रिकग्निशन चाहिए, हमको तो वो चाहिए. तो यहाँ से स्काई लेवल पर हम सोचते हैं, बीच वाले लेवल पर हम नज़रअंदाज करते हैं. बेसिकली ये मेरा हर टाइम मैंने नोट किया है, राइट. आई फील सिर्फ ये लाइन बोलना एक कहानी को डिसमिस करने की कहानी होती है. और इंसानी फितरत हमारी ये भी होती है कि कभी कभी ना हम लोगों को लूज़ कर जाते हैं. वो जब मर जाते हैं ना, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं लोगों को. मैंने भी ये नोटिस बहुत किया है कि हमारे जो लेजेंड्स हैं, ये जो वर्ड्स हम लेजेंड्स यूज़ करते हैं, आफ्टर द पर्सन इज डेड एंड गॉन वी एंड अप सेइंग ओ माय गॉड लेजेंडरी. It's sad that when people are living, we don't celebrate them as much as we should. And my journey of
writing a biography was celebrating the specialness of the man when he's very much alive and very much there. And that's why the name of the book was Still Reading Khan, because I knew I was doing it earlier in his life. And Still Reading Khan as an SRK, simply because it was a promise that I'm reading him as his journey is going on. And there's a lot more. And that's what the last line of the book says, that I'm still continuing to read him. So it's Still Reading Khan, right? What was Shah Rukh sir's reaction? See, I just remember he was very, very, very surprised. He was very surprised because इस किताब को लिखने के लिए मुझे और पूरा पुट टुगेदर करने के लिए प्रोडक्शन था मेरा. अगर आप मेरे को बोल रहे हो ना प्रोड्यूसर और राइटर और डायरेक्टर और कोरियोग्राफर और ये सब मेरे मेंटल्स हो गए, ये मेरा सबसे एम्बिशियस प्रोडक्शन था मेरे हिसाब से, बिकॉज मुझे कुछ 7 या 8 साल लग गए थे ये किताब को टोटली बनाने में. मतलब अच्छा. बहुत मेहनत लगी है इसमें, क्योंकि एक जिंदगी को समेट के मुझे एक कॉफ़ी टेबल में, और इट्स अ बिग बुक राइट, तो फोटोग्राफ्स हैं, मैं तो उनके रिपोर्ट कार्ड्स के स्कैन्स भी निकाल के मैंने वो किताब में लिखी है, क्योंकि मैंने बनाई है. और वो एक विजुअल डिलाइट है, वो सिर्फ एक लाइफ स्टोरी नहीं है, उसमें एक डिज़ाइन एलिमेंट. स्टिल रीडिंग खान इज़ अ SRK ट्रेजर बुक. If you're an SRK fan, you have to have the book. I mean, I don't know a big SRK fan who doesn't have the book. It sits in homes of many SRK fans as a salute to the man. It's really it's a beautiful. I think it's like a comic book with the pictures like SRK as a superhero. Yeah. Can you say that? Yeah. No, I wouldn't say a comic book, because I personally believe it's not all visuals. It's a lot of writing. Okay. Lot I of haven't info. seen it. Oh yeah. I will send you the book. It'll blow your mind. You will absolutely love it. It is a lot of content, but it's like a heavy book, right? Because I've put innumerable photographs. It's like you can actually turn. So when he's born, from Bonn to Delhi to whatever, then he comes to Bombay. So it's his journey in the book only, but it's a complete production. Like I personally believe that's the biggest tribute I could give a man who is very, very instrumental in changing my life, right? So that was the bestest gift I can give him. And while giving him that book, I did tell him that this is the best I can give as a gift, and I'll never be able to better this. And I was right when I told him about that. And even today, I feel that, because being the official biographer of Shah Rukh Khan is a token I wear with great pride. And I'm proud that I did that. Really a really big thing. Yes, and the fact that and the fact that what was his reaction? Well, he decided to officially come and release a book that I had done on him. Wow. Is the biggest thing that man could do for a piece of work that I had done. And I don't think I can get a bigger nod of appreciation than from a man who... Explain that feeling that you felt that day. Oh, I can't tell you. I think when it was happening, I didn't know it. It must have all happened in a jiffy. But I feel I'm blessed, and I feel I think I'm just God's favorite child when I have these kind of milestones woven in my life. You know what I mean? I'm absolutely grateful. That's all I can say. And it's something that cannot, the emotion cannot be relived. It's that much of a high. You know, it's like how must I have felt if I was on top of Mount Abu. So if you see that, you can just say, I felt like on top of the world. That's all, right? So that's how it is. That's the top. And it's unbelievable. But it comes with a great sense of gratitude that
he trusted me with his life, and I could do justice to his extremely colorful and interesting life in a book, and that will outlive me and even him, and be there much after I'm gone. Like that's why that book is so लोग close जब to my वो- heart. लोग जब वो खोलेंगे तो वो it will yeah. live longer Correct, than absolutely, any for of life, you. absolutely. Any of So, us. all of us, right? That's what the beauty of books is. And if the book is about your life, isn't that outstanding that it'll stay here? And also, I feel my name will be always be associated with him, um, in a bookstore, in a bookshelf, in some corner of the world, across the globe, forever. I think, wow. While I say this itself, I get like goosebumps. I'm grateful. Such a wonderful thing to have. Absolutely. So आपके पूरे फैमिली में या फैमिली में कोई इस पर्टिकुलर फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं था, बॉलीवुड से कोई नहीं था? Oh, नहीं, कोई नहीं था. यू आर No. बेसिकली एन आउटसाइडर. एब्सोल्यूट आउटसाइडर. मैं पहला इंसान हूँ मेरी पूरी फैमिली में. मतलब इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली को जब पहले पता चला कि भाई मैं फिल्म लाइन में था तो जा रहा हूँ, तो ऐसे ही था लाइक ओ माय गॉड, वो तो हुआ. हाँ. और अब अभी की बात करूँ तो नाउ यू आर अ इनसाइडर. सो यू आर आपके रूट्स बहुत अंदर तक है जहाँ तक मैं देख पाता हूँ. देखिए, आई थिंक आई फील, आई एग्री. मैं बाहर से आया हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार, कोई दूर से कोई भी रिश्तेदार मेरे इस इंडस्ट्री में नहीं था, लेकिन मैंने इसे ब्रिक बाय ब्रिक ये रिश्ते मैंने बनाए हैं और संभाले हैं और उन्हें नर्चर भी किया है. और आई थिंक वो डिफरेंट रोल्स जो मैंने प्ले किए हैं, राइट, हर टाइम एक सेट ऑफ पीपल मेरे ज़िंदगी से जुड़े हैं और वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ते रहे हैं. और वो जब मैं जर्नलिस्ट था तो मैं आपको मिलता था एज अ पर्सन हुज टू कम टू इंटरव्यू यू. वो कारवां ऐसा सिलसिला ऐसा ही बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया, चलता SR के सर से भी आप तभी मिले थे? तभी मिले, है ना? I was a journalist with a magazine called G that time, and I had met him as a star हाँ. who I had जब interviewed. उस टाइम पे वो सीरीज कर रहे थे. सीरीज का वो टेलीविजन स्टार थे. तो द पॉइंट ये था कि यस यू आर राइट, मैं आउटसाइडर था, लेकिन मैंने इस बिजनेस को बहुत करीबी से देखा है. और एक्चुअली मैं कहता हूँ कि ये एक फैमिली है जिनके साथ मैंने बिजनेस किया है. It's like that, right? Like when you've come, Very well said. Yeah, it's that. But once you come, you don't know them. Then you start knowing them slowly. Then you start working with them. Then you become business partners with them. क्या इस बिजनेस को मैं, देखो, इस वाले बिजनेस में अभी हम लोग एक कैफ़े में बैठे हैं. अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में बात करें ना, तो 10 में से 6 लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, 4 लोग बड़े बोलेंगे मुझे बात करना है. आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में बात करो तो 10 में से 9 बोलेंगे हमको पता ही नहीं है, हमें पता नहीं. हाँ. लेकिन बॉलीवुड ऐसी चीज़ है या फिल्म इंडस्ट्री ऐसी चीज़ है कि सबको इसके बारे में आइदर ओपिनियन है या अंदर घुसना है या अंदर आना है या समझना है. तो ये चर्चित है, बहुत चर्चित है. इसकी अट्रैक्शन पावर और स्पेल कुछ अलग ही है, बिकॉज इसका मैजिक जो है कि सब लोग इसकी तरफ आते हैं. एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ दिस केक. आई नो दैट, राइट, एंड आई गेट इट. बट अनफॉर्चुनेटली it also gets abused a lot. It gets a bad name every time. So every 15 days, if you notice, something happens जिसका फाइनल इफेक्ट आता है बॉलीवुड पे, कि बॉलीवुड इज रिस्पॉन्सिबल. किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो बॉलीवुड स्टार्स आर दिस, बॉलीवुड स्टार्स आर दैट. मुझे लगता है ये बदनाम भी बहुत है, लेकिन शोहरत के लिए लोग यहीं आते हैं, फिर बदनाम भी इसको यही करते हैं. तो आई थिंक
ये इस इंडस्ट्री का कर्स है कि सबको लगता है कि यही टिकट है हर एक। मतलब मैं सोच सकता हूँ अभी जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं ऐसे कोई भी छोटे छोटे शहरों में चले जाऊँ, एक विलेज में चले जाऊँ, इधर जाऊँ, एक छोटा सा बच्चा है, खूबसूरत लगता है, उनकी नानी बोलेगी तुझे पिक्चरों में होना चाहिए, बोलता इधर कोई बोल रहा हुआ होता है। सबके सपने तो यही होते हैं, लेकिन जब बदनामी और उसको खराब नाम देना है या बोलना है कि ये जो इंडस्ट्री है ना बहुत बुरी है, ये हमारा प्राइम टाइम पैशन हो चुका है कि भाई सब कुछ ब्लेम इट ऑन बॉलीवुड। ये ब्लेम इट ऑन बॉलीवुड का जो चल रहा है, हाँ. ये मुझे कभी कभी डिस्टर्ब करता है कि भाई इतना बुरा भी नहीं है, ये कोई दूसरी इंडस्ट्री जैसा ही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये हो जाता है कि तामझाम हो जाते हैं, ये माइक होता है, ये कैमराज होते हैं, हाँ. ये वाली जो चीज़ है ना, इसकी जो शो शाइनिंग है, इसका हम भुगतान करते हैं कि हर एक चीज़ जो होता है उसको माइक्रो मैग्नीफाई करके दिखाया जाता है। कि अभी मैंने किधर देखा, किसी ने किसी को पिंच किया है तो वो पिंच का क्लोजअप मार के उसके ऊपर एक राउंड एक्सरेक पर करके उसके एक राउंड डाल के उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक में बटाटा बड़ा फ्राई भी करूँ तो आपको ड्रामा लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हर चीज़ के पीछे वो ड्रामा नहीं होता। बैकग्राउंड साउंड और रियलिटी की जो डिफरेंस होती है वो काफ़ी पब्लिक नहीं फैदम कर पाती। इसीलिए इस बॉलीवुड को बैड नेम जो मिलता है वो आता है। तो मेरा मतलब ये है कि मैं भी जब आउटसाइड से देखता था, मेरे व्यू पॉइंट में कोई परसेप्शन थे इस बिज़नेस के, और एक बार मैं जब इस दुनिया का हिस्सा बना हूँ और जब इन कैरेक्टर्स को मिला हूँ और जब उनके लिविंग रूम्स में जाके बैठा हूँ, तो जब पता चला है कि they feel the same pain, and it just becomes unfair that they are made to be these large characters, and years have passed, we have still not been able to crack it there. भाई come on, calm down, उनको उतनी ही तकलीफ हो रही है भाई, उतनी ही। एग्जैक्टली। और अगर आप खाना में, I'm just about to eat food and you just stop me. Even me, if you just stop me and say, can I take a photo? I'll say, can I finish my food? If I say I finish my food, you will say I'm being rude, but that's unfair. I want to eat my food. I can do the photo later, right? But so these expectations from these people go mad, and I feel it's a price they pay for that huge hoardings that they put, right? Because वो hoardings इतनी बड़ी होती है, लोगों को लगता है कि वो साइज भी उनका उतना ही है। बहुत सारे लोग जब स्टार्स को मिलते हैं, देखते हैं, बोलते हैं अरे आप थोड़े से हाइट कम लग रही है। अरे हाइट मेरी वही है भाई, वो होर्डिंग बड़ा होता है। तो कभी कभी मैंने देखा है कि ये भी डिफरेंस लोगों में नहीं है। आई मीन दैट सो दैट्स वेयर I find this world extremely amazing too. I think it's a study, and I'm still every day this study doesn't stop. Like I keep on learning, I keep on absorbing, and every time I meet somebody, they bring a new perspective to the same business, and I want to, कभी कभी तो टायरिंग हो जाता है। मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाह रहा। कभी कभी ऐसा मूड रहता है तो बैठ के भाई पूरा ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ, बोल देता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी मैं अलाउ ही कर देता हूँ। अगर आपकी ये सोच है तो आप यू में भी राइट। इट्स वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, बिकॉज दुनिया तो चलती रहेगी, व्यू पॉइंट्स तो हमारे और सबके पास हैं। इफ अगर कोई न्यू कमर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर होना चाहता है, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द राइट वे? देखो ये ऑनेस्टली मैं बोलूँ, ये मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका This is the like theme question for my podcast as well. I ask every type of artist. Right, absolutely. But because you've asked me such a wide thing, I think we need another podcast to tell you the break, matlab each chapter wise. But I just feel one thing is that the next writing के direction में से पूछूं, writing.
So if it is, yeah, correct. I was going to say writing, acting, directing, producing. अगर सिर्फ राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो Then I think, see, at the same time, there is no rule book कि भाई आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये होगा, ये तो नहीं है. लेकिन आजकल अब अगर आप राइटर के हिसाब से मुझे पूछ रहे हो तो बड़ी सिंपल बात है. You need to be first writing. Because lots of people just arrive and say मुझे लिखना है. हाँ, या बहुत many people. एक आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए. आपने उसको प्रॉपरली ये समझा है कि एक फॉर्मेट कैसा है कि एक प्रोडक्शन हाउस को अगर मुझे एक स्क्रिप्ट प्रेजेंट करनी है, आपको आपकी स्क्रिप्ट को रजिस्टर करना है, आपको उसके कॉपीराइट्स आपके पास हैं, आपने एक बार एसोसिएशन से उसको रजिस्टर किया है, उसके बाद आप कोल्ड कॉल करके भी प्रोड्यूसर्स को रीच आउट कर सकते हो और बता सकते हो कि मेरे पास ये स्क्रिप्ट है. आप उनको ईमेल कर सकते हो. देखिए, इसके बाद किसका रिएक्शन कैसे आता है. और आजकल के टाइम पे सब प्रोडक्शन हाउस ईमेल्स पे अवेलेबल हैं. एक ज़माना था कि पहले ऑफिसेस के बाहर जाके घंटी बजा के रोकना पड़ता था, रोकना पड़ता था, ये पता था और किसको कांटेक्ट करना है. लेकिन आजकल के सोशल मीडिया में ईच वन हैज़ देयर ऑफिशियल आईडीज़. यू कॉन्टैक्ट देम, एंड अप सेंडिंग what do you have to offer as a script. Earlier you can maybe just send a synopsis. Do not send them the whole script. Chances are they may not have the time to read, right? You can send the synopsis. You can find out who is in their writing team. Maybe contact people who are employed in the company, in the writing room, or as their writing team. Contact them. Then maybe reach out to directors or producers. As a writer, I think a person should go the producer's route or the director's route better, because once a director likes what you have written or is interested in the story that you're telling, he can guide you to a producer and say, bhai, this one is a good one. In fact, he will find a producer and say this is a good one and make you meet. So then it becomes an idea of नेटवर्किंग करेक्टली, राइट. व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज आपका अप्रोच करेक्ट होना चाहिए. आपके पास जो आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप सेल करना चाह रहे हो, उसको आपका प्रेजेंटेशन कैसा है. बाय द वे, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है. नरेशन कैसा है. कभी कभी आपको नरेट करना पड़ता है, तो सम पीपल आर गुड नरेटर्स. इफ़ यू आर नॉट अ गुड नरेटर, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट एंड यू शुड से क्या आप मेरी स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी नरेशन स्किल्स अच्छी नहीं है. कोई लोग नरेशन में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको इंसिस्ट करना चाहिए कि भाई मैं स्क्रिप्ट भेजूंगा नहीं, क्या आप मुझे मिल सकते हो कि मैं आपको नरेट करूं, क्योंकि मेरा नरेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. मे बी आपके कॉन्फिडेंस से भी वो इंसान इम्प्रेस हो सकता है, वो मुझे नहीं पता. लेकिन हर कहानी की एक डेस्टिनी है, हर एक स्क्रिप्ट की एक डेस्टिनी है. वो कहाँ से कहाँ लैंड होती है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते. कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता नहीं आपकी कहानी आपको कहाँ ले जा सकती है, या आपकी स्क्रिप्ट कौन सी टेबल पे किसकी थम्स अप उसको मिल सकता है, वो हमें पता ही नहीं है. इतने सालों में आपने इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ काम किया है. एक्टर हो, बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर्स है, राइटर्स है, सिंगर्स है, कोरियोग्राफर्स है. तो ये जो सारे लोग हैं और आप एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो, व्हाट इज़ द थिंग कि इन सारे लोगों में क्या ऐसी क्वालिटी थी जिसकी वजह से, जो क्वालिटी कॉमन भी थी, जिसकी वजह से ये सारे लोग सक्सेसफुल हो पाए? मुझे लगता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल नेम दैट यू हैव, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज perseverance, the ability to fight every day. You need to have perseverance to do this, to believe. The guts to believe is the ability to fly, according to me. It's not the wings. That'll come. You will amplify what you want to. लेकिन हमारे आसपास जब हम शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें छोटा सोचने पे मजबूर करते हैं, और वो
इसीलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, कि इसको तकलीफ होगा। अगर ये हाई सोचेगा और अगर वो कर नहीं पाएगा तो तकलीफ उसे होगा। तो हमारे जो प्यार करने वाले, हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, वो हमें वो चीज़ों को जोक करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं अरे अरे पागल हो गया है क्या, ये तेरी बस की बात नहीं है। तो हमें क्या बोला जाता है, हमारे जितने भी ड्रीम्स होते हैं ना, उसे हम टेपर ऑफ करके एकदम बेसिक चीज़ पे फिर बोलते हैं ठीक है 5 किलो पे मारूं। आपने सोचा होगा 500 का, लेकिन 500 पे आपको वो लोग हंसे हैं, ये किया है, तो आप कम करते 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 5 पे आ जाते हो। मुझे लगता है यही प्रॉब्लम है। अगर आपने सोचा ही है 500, हमें वो पैशन और वो जज्बा जो है ना, उसको लेके वो 100 अगर मारें, तो चांसेस, मुझे लगता है ये सब सक्सेसफुल लोगों के पीछे वो एक है कि उनकी बिलीफ दूसरों के कहने से वो वेवर नहीं हुए थे। ऐसा नहीं है कि किसी ने उनको नाराज़ नहीं किया, किसी ने उनको रिजेक्ट नहीं किया, किसी ने उनको बुरा नहीं कहा, हज़ारों लोग हंसे इन पर, लेकिन पॉइंट इज़ वो थिक स्किन थे और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आपको ऐसा लगता होगा कि आई एम नॉट वर्दी, but I am worthy and I know this. And there's an inner voice, right? Otherwise, agar the whole world is laughing at you, just imagine one boy who must have decided to become someone. Today we call him superstar, but there must be so many voices making fun of his small little dream that he had that time, right? How do you stay there? You stay put because your inner voice is persevering to tell you that, dude, hang in there. Now, hang in there is where the difference happens. A lot of people don't hang in there. They give in. They give in to the people around. We are made by people around. All हमारी नेगेटिविटी और हमारी पॉजिटिविटी वहीं से आती है। मुझे लगता है कि वही हमें वो विंग्स नहीं दे पाते। ये विंग्स हमें इंटरनली अपने आप को देना पड़ेगा, हमें मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, हमको डटे रहना पड़ेगा कि भाई मैं ये कर पाऊँगा, मुझे ये करना है, मुझे और कोई ऑप्शन नहीं है। आई थिंक ये जो फैक्टर है, अगर हम ये इस चीज़ से माइंडफुल हो जाएं कि कभी कभी फॉर आवर लव्ड वंस वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेन ऑफ फेलिंग एट अ बिगर ड्रीम, could be actually we are killing the very dream itself. I think that's something that we should become aware of. And I think if you look at all the stories of all these successful people, they were able to navigate that negativity of people around them to score and become the so-called winners they are today. I think that's where you are. So, thank you so much for your time, sir. It was an absolute pleasure. It was an extremely different exercise. I am grateful that you were not looking for or making sensational statements. And I think that's exactly why this podcast stands by itself, because it has a unique selling point. It speaks to people. It speaks to you're a great listener. And thank you for being you. And thank you for doing this for young minds and youngsters who want to hear stories rather than shouts and slogans and clickbaits. And good job, dude. Thank you so much. Absolute Had a pleasure. good one, sir.